नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और अभी कुछ दिन वीडियोस नहीं आए थे। मैं थोड़े दूसरे काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। दिन रात काम था तो नहीं आ पाया था वीडियो। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि अब से कंटिन्यू वीडियो आते रहें। अगर काम भी आए तो उस लेवल पे वीडियो फिर भी आते रहें। इसका एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं। आज सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज कारगिल विजय दिवस है। और इसके इस दिन के लिए, या आज जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत लोगों ने अपने जान की आहुति दी। बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए और उन सब के लिए अ, मतलब हम क्या ही कह सकते हैं यार। बस हाथ जोड़ो और शुक्रिया, थैंक यू बोलो, क्योंकि उनके जो सेक्रीफाइस है उसी पे देश चल रहा है आज भी। थ्रेट हमेशा रहा है, चाहे तुम कभी भी चले जाओ, कितना भी पीछे टाइम के, थ्रेट रहा है इस देश पे। और उसका हमेशा से सामना इस देश के सैनिकों ने किया है। चाहे किसी भी कोई भी टाइम स्पैन आप उठा लो, आज़ादी के बाद, पहले या उसके भी पहले, भारत गुलाम होने के पहले, हर बार ये इनका काम रहा है कि अपने सर्वोत्तम, जो मतलब सबसे सर्वोच्च सक्रिय बलिदान दे के देश को बचाना, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी। तो आज तो मतलब बहुत पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है। और हम सब इसे खूब खुश होके और गर्व से मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कीमत दे के हमने ये दिन हासिल किया है। कोई बात नहीं। ये अगर कारगिल के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं पॉइंट कर दूं कि ये जिस तरह की लड़ाई थी, अगर हम चाहते तो बहुत कम कैजुअलिटी में ये लड़ाई पूरे अच्छे से जीत सकते थे। लेकिन उस समय बात था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया न्यूक्लियर कंट्री है। अगर हम उसके बाउंड्री को, मतलब जो बॉर्डर है उसको पार करेंगे तो हो सकता है न्यूक्लियर चला दे। और उस समय हम इतने अच्छे इक्विप्ड या हाईली इतने टेक्नोलॉजी से लैस नहीं थे कि हम उन चीज़ों को रोक सकें। तो इस वजह से भी एक जो डिसीजन लिया गया था, हो मतलब ये भी एक पॉइंट था कि हम उस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वैसा कुछ होगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो बात यहाँ तक जो कहीं कहीं बात कही भी जाती है कि प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, उन्होंने बताया भी था कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो ठीक है, हम सह लेंगे, हमारे देश बड़ा, लेकिन सुबह तक पाकिस्तान नक्शे पे नहीं मिलेगा। तो ये वही समय था कारगिल का, और हमने इस युद्ध को जीता था। ऑपरेशन सिंदूर जैसा है कि हमने एक साइड से मारा, वैसा नहीं था इसमें। दो वो क्योंकि ऊंचाई पे ऑलरेडी पहुंच गए थे, और वहाँ से जब फायरिंग चल रही थी, इसके ऊपर मूवीज़ वगैरह भी बनी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही एक गर्व वाली बात है हमारे देश के लिए, और हम सबको गर्व है अपने देश की सेना पे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके और इंडिया के ट्रेड डील के बारे में। जो अभी अभी ट्रेड डील साइन हुआ है, इसे कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड डील है। ये किस तरह से बहुत बड़ा ट्रेड डील है उसको अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं कि एक सेकंड बस दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या है इसमें, नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, मतलब क्या फ़ायदे हैं, नहीं हैं, क्या ये डील सही हुई नहीं हुई। एक आम मतलब जो एनालिसिस होता है उस पे करके कि इसमें हमारे देश को कितना फ़ायदा, हम अपने देश में उनको कितना जगह दे रहे हैं, फ़ायदा कमाने की जगह दे रहे हैं, मतलब जो मार्केट खोला जा रहा है वो कितना है। ऐसा ही कुछ चीज़ अभी आपको यूएस के साथ भी एक ट्रेड के बारे में पता चला होगा कि यूएस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो ट्रेड ट्रेड कर रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएस के साथ भी एक ट्रेड डील चल रहा था जिस पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं अभी। और हमारे जो डेलीगेट्स दोबारा गए थे, एक बार बात हो गई थी तो फिर से कुछ बातें आई, तो उसके लिए दोबारा नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ से डेलीगेट्स गए हैं। और अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है और वो वापस भी आ गए हैं। तो अभी चीज़ों पे बात होनी बाकी है थोड़ी, और ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट 15 अगस्त के बाद ही, क्योंकि बड़ी फेस्टिवल है हमारे लिए, तो उसके बाद ही इस पे कुछ बात किया जाएगा। तो इसी वजह से यूएस वाला जो है अभी ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि पाइपलाइन में है। उसका जब आएगा तब देखेंगे। उस पर बहुत हार्ड नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि जो जिस तरीके का अमेरिका डिमांड कर रहा है उस तरीके की चीज़ें हम दे नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों पे बात चल रही है। अभी जो यूके का हुआ है इस पे भी हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो डील हुआ है यूके के साथ, इससे क्या क्या असर क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो यूके के साथ जो डील हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूके कॉम्प्रहेंसिव
इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसे कहते हैं, जिसे CETA, ये 24 जुलाई को साइन हो गया है इंडिया और यूके के बीच में। इसमें जो दोनों देश हैं उनके बीच जिस तरह के ट्रेड हुए हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे, जिन जिन सेक्टर में, उस पर बात करेंगे। तो इंडिया से यूके को मेजर एक्सपोर्ट जो मिलने वाला है वो है टेक्सटाइल। हमारे लिए एक बड़ा मार्केट खुलेगा टेक्सटाइल और कपड़े के लिए, हम अब यूके में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ है, FTA के तहत हुआ है। तो उसके जो प्रोविजंस होते हैं उसके तहत किया गया है बड़ा ट्रेड। तो उसमें सबसे पहले टेक्सटाइल्स, कपड़े जो अब हम यहाँ से बेचेंगे, जिसमें कारपेट वगैरह सब कुछ आएगा। फिर दवाइयाँ, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है हमारी, उसमें सिर्फ दवाइयाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बनी हुई दवाइयाँ ही हम बेचेंगे। दवाइयों के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि दवाइयों का फार्मूला होता है कि एक दवाई बनाने से पहले उसका एक जो फार्मूला बनाया था कि इस पे हम दवाइयाँ बनाएंगे। तो जो APIs कहलाते हैं दवाइयाँ बनाने में के पहले, जो फॉर्मुलेट करने के पहले दवाइयों को, या जो दवाइयाँ बनाने के पहले APIs कहलाते हैं, उसके ऊपर और भी दवाइयाँ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वो APIs की भी मतलब शेयरिंग होगी। फिर OTC ड्रग्स के, वैक्सीन के, स्पेशल दवाइयाँ जो ऑलरेडी अभी भी जाती हैं, बट ये FTA के तहत अब ज़्यादा मार्केट खोला जाएगा, तो इसमें इंडिया के दवाइयाँ भी जाएंगी। तो कपड़े हो गए, दवाइयाँ होंगी। फिर आती है ज्वेलरी। ज्वेलरी में गोल्ड, डायमंड, इन सब के ज्वेलरी। अब हमारे पास डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाए जाते हैं, जो लैब्स ग्रोन डायमंड्स होते हैं उनके। तो अब इसके लिए फिर से एक और बड़ा मार्केट खुला है यूके। अगर मतलब जो हम अभी तक बेच रहे थे, अब यूके में और ज़्यादा बेच सकते हैं। हमारे लिए एक पूरा मार्केट नया ओपन किया हो गया, क्योंकि यूके में अभी तक जिस लेवल पे हम बेच पा रहे थे उससे ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थे वो कम कर दिए गए हैं, अगर देखा जाए तो, इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। फिर आते हैं खेती और प्रोसेस्ड फूड के ऊपर। अब जो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब यूके में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसमें बासमती चावल, मसाले, जिसमें काली मिर्च, हल्दी, इलायची, ये सारे आते हैं। फिर अचार, दाल, फ्रूट, ये सारे चीज़ें हम अब एक्सपोर्ट करेंगे। फिर सी फूड में झींगा, टूना, फिश मिल, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे यूके को, जो मार्केट खुला है। इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीनरी। तो जो हमारे इंजीनियरिंग है, हमारी इंजीनियरिंग कही जाती है कि काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जर्मन का नाम आता है। फिर अगर डिफेंस सेक्टर में अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो नाम आता है वो खासकर US का आता है, क्योंकि US के पास ऐसे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं कि लोग, मतलब आधी से ज़्यादा जो देश है, जो छोटे मोटे देश है, वो तो बस सुन के दहल जाते हैं कि भाई US ये लेके आ रहा है। जैसे अभी ईरान पे अपने B2 बॉम्बर्स देखे, जो बॉम्बर्स आके गया, तो बस US के पास है उस टाइप के, उस लेवल का टेक। फिर उनका F-22 रैप्टर है। F-22 रैप्टर कहा जाता है कि ऐसा फाइटर जेट आज तक नहीं बना। वो जिस टाइम का फाइटर जेट है और जिस लेवल के उसमें टेक्नोलॉजीज हैं, कहते हैं लोग कि वो बस एक ही पीस है जो US के पास है। और US ना तो उसको अपने किसी एलाई को देता है, जो बहुत करीबी एलाई है उनको भी नहीं देता, सिर्फ US अपने पास रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ट्रेड में US उसको लाता ही नहीं है। बाकी आप F-35 बेच रहा है, F-16 बेच रहा है, जो लेना है ले लो, लेकिन वो मतलब हरकुलस 130, 170, ये सब उनके पास हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर भी हमने ही लिए हैं। फिर अलग अलग चीज़ें वो बेचता है, बट आपका एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग चीज़ें बेच रहा है वो। तो उसकी मैकेनिकल डिफेंस में, उसके मैकेनिकल, मतलब उसकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। हमारी भी अच्छी है, हमारे डिफरेंट चीज़ों में। तो इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल मशीन्स जो हैं, उसमें जो चीज़ें हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने स्किल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, पार्ट्स, फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है वो सारे इंडिया से अगर एक्सपोर्ट, मतलब मार्केट खुल चुका है आपके पास, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर ट्रेड हो चुका है और ये इंडिया करेगा। इंडिया के पास जो मार्केट नहीं है वो बना लेगा। इंडिया भी इस मोड में चल रहा है कि जो नहीं है वो बनाओ और काम शुरू कर दो। तो ये हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं एक जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम, एविएशन फ्यूल वगैरह जो है, वो सारे गैसोलीन, डीजल, लिब्रिकेंट, मतलब इंडिया टॉप 5 में यूके के लिए है, ठीक है। यूके जहां जहां से इंपोर्ट करता है उसमें टॉप 5 में इंडिया आता है। अब इन सब चीज़ों के ऊपर और जाएगा, क्योंकि अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा अभी एक वीडियो मैंने कवर किया था कि हमारे एक कंपनी रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
तो जो सैंक्शन आ रहा है, और कभी कभी बीच में आप सुनते भी होगा कि यूएस सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। अभी नेटो चीफ ने बात करा था कि सैंक्शन लगा देंगे। उसकी औकात का कुछ भी नहीं है, वो पहले नेटो संभाल ले, वही बहुत है। सैंक्शन तो बात की बात है। अगर इंडिया एक बार अभी के टाइम में, मैं बताता हूँ जो सिचुएशन चल रहा है, जिस तरीके से रसिया ठोक रहा है ना यूक्रेन को, और रसिया ने वार्निंग भी दे रखी है कि यूक्रेन को अगर नेटो यूक्रेन दोनों अगर आ रहे हैं ना लड़ने के लिए मेरे से, तो मैं बता दूं दोनों में से कोई भी नक्शे पे नहीं बचेगा। साफ साफ धमकी दी है पुतिन ने। और अगर अभी इंडिया थोड़ा सा बस खड़ा हो जाए ना और कह दे इतना भी, जो कि होगा नहीं, ये बस मतलब आम इंसान वाले इमोशंस हैं, ऐसे होगा नहीं। बहुत मैच्योर गवर्नमेंट है, बहुत मैच्योर कंट्री हमारी, और गवर्नमेंट बहुत मैच्योर्ड है कि ये ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी। बट अगर गलती से भी किसी दिन मोदी जी ने सिर्फ एक ट्वीट भी कर दिया कि रसिया डिड वेल, या रसिया के यूक्रेन को पीटना चाहिए, या नेटो को रसिया बहुत अच्छा से हैंडल कर रहा है, तो भाई इतना ही काफ़ी हो जाएगा। बाकी तो करने का छोड़ ही दो। और बाकी रसिया और इंडिया का तुम कुछ भी कर लोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी जो पेट्रोलियम वाला पार्ट है उसमें रसिया सबसे बड़ा इंपोर्ट ले रहे हैं हम रसिया से। अभी रसिया से काफ़ी इंपोर्ट आ रहा है, फिर हम उसे रिफाइन करते हैं, हम अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचते हैं, ठीक है। और भी दुनिया में लोग लेके जाते हैं। अब हम हमारे पास तेल नहीं है एक्सपोर्ट करने की, बट फिर भी हम एक अच्छे एक्सपोर्ट में आते हैं, लिस्ट में अब आने लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी और जो हमारे फ्रेंड है, फ्रेंडली नेशन है, उनकी वजह से और हमारे जो हमने जो तरीका ढूंढा है, तो इसमें रसिया का भी एक इकोनॉमी का बहुत मतलब बैकिंग मिला है इकोनॉमी को, जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से। और एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है यार, मुश्किल टाइम में जब हमें ज़रूरत थी तब रसिया भी काम आता था युद्ध के टाइम पे, जैसे इजराइल काम आता था, कारगिल आया था कारगिल के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। रसिया हमारे डिफेंस की इक्विपमेंट्स हमारे पास रसियन ही ज़्यादातर, मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स रसियन हुआ करते थे एक टाइम पे, आज भी बहुत है। और रसिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। तो पेट्रोलियम्स हमारे पास बहुत है। अब उसके प्रोडक्ट हमें बेचने हैं, तो यूके है, अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके को अलग अलग चीज़ें, एविएशन फ्यूल से लेके पेट्रोलियम जेली तक जो मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग सर्दियों में, तो ये सारी चीज़ें। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट मशीनरी हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। फिर आता है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स की कहानी ये है कि अगर आप देखो एक सेकंड में, हाँ, तो स्मार्टफोन जो पार्ट स्मार्टफोन में ही में भी डील हुआ है अभी, जो हमारे यहाँ भी कुछ कुछ कंपनीज आई हैं, जैसे एप्पल है, फिर अपने पास सैमसंग है। तो ये सारी चीज़ों में मतलब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अब, हमारे यहाँ हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है। तो स्मार्टफोन पे ही स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस पर भी एक्सपोर्ट अब हम यूके में कर सकते हैं, इस पर भी डील हो गई है। फिर हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाते हैं चीज़ें डेकोर के लिए या यूज़ के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, जैसे लकड़ी की चीज़ें बना दी, वुडन, ठीक है। फिर वो पिन विन लगा के धागों से बिना जाता है, उन चीज़ों को डेकोरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी अब आप पॉटरी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा एक मार्केट है। केमिकल में मेटलर्जिकल ग्रेड का केमिकल आप अब डील कर सकते हो, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हो। मतलब अगर उन्हें चाहिए तो हम एक्सपोर्ट करने को रेडी हैं। अभी मेटलर्जिकल लेवल का जो ग्रेड का जो केमिकल्स है ना, ये इंडिया खुद अब अपने घर में बनाना शुरू कर रहा है। ब्रह्मोस के लिए एक वीडियो में मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनीज है ना जो आने लगी है, जो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रही है, प्रोडक्शन पे। और इन चीज़ों को अब हम एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर मार्केट जो हमारी ज़रूरत है, हम वो उतना रखने के बाद क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट चाहिए, मार्केट में यूके अभी अभी जस्ट ऐड हुआ है, उन्हें चाहिए तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, और उन्हें चाहिए ही, किसे नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ उसमें चले जाएंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है इसमें, और इसमें 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 10 साल, मतलब अगले ही साल में, अगले 10 साल नहीं, अगले ही साल तक के 40% का ग्रोथ इसमें मतलब उम्मीद है कि 40% तक के हम जाएंगे। तो अभी जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद देखा जाता है कि मतलब कैसे मार्केट चलता है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे लिए खुली हैं वो हैं, जो यूके की वजह से, यूके में अब हम ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं और उन्हें उनसे पैसे कमा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी और थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी इंडिया को ऐसी ट्रेड्स की ज़रूरत है। यूएस के साथ भी कुछ तो ट्रेड होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रेड होगा नहीं, होगा। बट उसमें इंडिया जो पहले कैसा होता था ना, कि अगर यूएस का क्या आदत रह रहा है मैं बताता हूँ। जैसे जापान पे उसने कहा कि मैं इतने % टैरिफ लगाऊंगा, जापान ने कहा ठीक है लगा लो यार, जो भी करना है कर ले। वो नहीं लड़ सकता यार, यूएस से आप नहीं लड़ सकते, राइट।
जापान ने उसको फिर दूसरे तरीके से डील किया, अपना काम वाम उसका चल रहा है अभी, मान गया। चाइना को यही सेम ट्राई किया इसने और यूएस ने कि मैं तुम्हारे ऊपर 500% का टैरिफ लगा दूंगा। चाइना कहता लगा ले, मैं रेयर अर्थ मेटल ही नहीं दूंगा, मिनरल नहीं दूंगा, अब लगा औकात पे है थोड़ा सा। फिर कुछ बोला, चाइना बोला कि ठीक है भाई, जो बेसिक्स तुम्हारे, सबसे बड़ा इंपोर्टर है यूएस चाइना का, तो जो बेसिक चाहिए उस पर मैं लगा दूंगा। अगर आप लगाओगे सारी चीजें, आपके प्रोडक्शन हाउसेस भी तो होने, मतलब प्रोडक्ट जो मतलब बाहर से नहीं लेके आ सकते, आप नहीं लाना चाहते, उसको बनाओ तो सही। कंज्यूमर है उसके लिए तो बहुत बड़ा गैप है। तो यूएस के पास अगर उसको चाइना से लड़ाई करना है तो इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है। अभी हमने यूरोपियन कंट्रीज में भी अलग अलग देशों में बात चल रही है ये बिजनेस एफटीए की, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, तो वहाँ भी बात चल रही है। कुछ देशों में तो हुआ भी है थोड़े बहुत, और कुछ में बात चल रही है। ये इसका यूके का बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा क्योंकि यूएस अभी इन सब चीज़ों को करते हुए जिस तरीके से वो पेश आ रहा था, फिर भी उसे डील नहीं मिला है, और यूके ऑलरेडी डील हो चुका चुपचाप, ठीक है। आगे आते हैं कि ये तो बात हो गई जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो वो वहां इंपोर्ट होगा। अब क्या है, यूके से इंडिया को मेजर एक्सपोर्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहला कार्स, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जब मैं डीप डाइव कर रहा था, तो डीप सर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ऑटोमोबाइल्स में JLR जो कंपनी है, जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है, वो सबसे बड़ी सेगमेंट कंट्रोल करती है गाड़ियों की यूके में। ऐसे तो वहाँ और भी है, रोल्स रॉयस, ये सारी चीज़ें वही हैं, बेंटले। ये जो जैसे ही ये जो JLR वाला पार्ट है, ये जैसे ही अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं JLR टाटा के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। हमारे जो टाटा ग्रुप है उनके द्वारा ओन किया जाता है। तो अगर वो इंपोर्ट, अब जो पहले 100% टैरिफ दे के करते थे हम, अब उसको कम कर दिया गया है। तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे भी, और JLR अगर आप कर रहे हो, तो इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी लंदन में है, तो अगर वो इस तरह से आएंगे तो देखा जा सकता है कि ठीक है यार, हमारी कंपनी। तो इसमें क्या हुआ है, ब्रिटिश कार्स जैसे जगुआर एंड लैंड रोवर अब कम टैरिफ पे 100% पहले लगाता था, अब 10% के आसपास लगेगा। ये बड़े इंजन के लिए, अलग अलग इंजन के साइज के लिए अलग अलग चार्जेस हैं, टैरिफ चार्जेस हैं। तो 10%, तो ये बहुत ह्यूज एक ड्रॉप आ सकता है इसके प्राइस में, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़े आपको ज़्यादा गाड़ियाँ ये दिखेंगी। फिर बात आती है कि ये गाड़ियाँ अगर ड्रॉप होती भी है प्राइसेस में, तो कितनी होगी? इतनी तो नहीं होगी जितनी मारुति, टाटा, महिंद्रा ये होती हैं। उसके लिए देखना होगा कि कितने परसेंट किस तरह के लोग हैं जो कंज्यूमर हैं इस गाड़ियों के, जो यूज़र हैं वो कितने परसेंट लोग हैं, वो कितना मार्क। ऐसा तो नहीं होगा कि मारुति की जगह पे आके बैठ जाएगी। 4-5 लाख 10 लाख रुपए में गाड़ी तो जैगुआर नहीं देने वाली, या रेंज रोवर, लैंड रोवर नहीं देने वाली। तो इससे जो हमारा बेस मार्केट है, जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है लोगों की, वो वाला सेगमेंट नहीं हिलता। ये लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी, इन सब में आएगा। तो उसमें तो ऑलरेडी फाइट जो है वो अलग लेवल पे चलती है। बेंटली अभी भी है इंडिया में, रेंज रोवर अभी भी है, जगुआर अभी भी है। तो वो थोड़े से उनके लिए प्राइस कम हो जाएंगे, इससे हमारा रास्ता खुल जाएगा। और ज़्यादातर जो लेते हैं यहाँ लोग, वो इंडियन यही JLR की ही चीज़ें लेते हैं, क्योंकि इसकी सर्विसिंग वगैरह सब यहाँ आराम से मिल जाती है। और कोई जैसे ऑस्टिन मार्टिन है वहाँ की कंपनी, कार कंपनी, बट वो एक्सपोर्ट बहुत कम है इंडिया में, लोगों के पास है, बट उस लेवल पे नहीं है उसके। और कहीं ना तो सर्विसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ थोड़ा मुश्किल होता है उसको ढूंढना, तो इसकी वजह से। तो अगर ये आता भी है तो हमारे लिए एक बेनिफिट रहेगा कि इंडियन कंपनी है, और अगर यही इनकी इस ब्रांड की गाड़ियाँ लेंगे तो हमारे लिए दोनों साइड से बेनिफिट रहेगा। एक हमें सस्ती मिलेगी, और जो पैसे जाएंगे वो एक किसी न किसी तरीके से इंडियन कंपनी के पास ही जाएगी। दो बिजनेस वो कर रही है यूके से, तो ऑब्वियस है उसकी इकोनॉमी में ही एक वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ, आफ्टर ऑल जो उसका ओनर है वो तो इंडियन है। फिर आते हैं, ये कार ऑटोमोबाइल्स हो गया, पहला पॉइंट था। दूसरा है विस्की एंड जिन। तो विस्की, वहाँ के जो विस्की और जिन है, अब वो यहाँ सप्लाई कर सकते हैं। उस पर भी टैरिफ कम किया गया है। पहले 150% का टैरिफ लगाया जाता था, अब 75% का टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा नहीं जीरो किया गया, अब 75% का टैरिफ लगाया जाएगा अभी भी। तो वहाँ से वो आ रहा है, और 10 साल में 40% तक के और कम होने का मतलब, और कम होगा, 40% और ड्रॉप कर सकता है। तो ये भी एक कंडीशनल है, जो धीरे धीरे आप काम करोगे तो अपने आप मिलेगा। तो इंडिया की पॉलिसीज देखो नेगोशिएशन किस लेवल पे करता है, कि ऐसे नहीं कि आपका 150% से मैं सीधे 35 करूंगा, नहीं 75 करूंगा, फिर 10 साल आप काम करो, फिर उसमें जो भी परसेंट का डिस्काउंट मिलना है वो मिलेगा टैरिफ पे, ठीक है। तो ये हो गया।
फिर मेडिकल इक्विपमेंट पे टैरिफ 15% से 3% कर दिया गया है, जो इंपोर्ट करना है हमें, क्योंकि हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स होती है एडवांस लेवल की, वो हमारे पास नहीं बनती और ज़्यादातर हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अभी जब तक इंपोर्ट कर रहे थे तब तक कि उस पर टैक्स 15% टैक्स, अगर आप बड़ा अमाउंट देखते हो ना, तो 15% टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। अब उसको 3% कर दिया गया है। तो जिन्हें इंपोर्ट करना था, जो रुक जाते थे कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, इसको इधर ही 2-4 छोटे-छोटे मशीन लेके काम चला लेंगे, ठीक है? तो वो अब ले सकते हैं। और एक बेनिफिट होगा हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में, एक वो मिल सकता है कि, और आज के टाइम में मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है मशीन्स, हर जगह ज़रूरी है यार, हर जगह ज़रूरी है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री चले जाओ। मशीन्स बहुत सारे काम एक्चुअली परफेक्ट, लेवल टू परफेक्ट करती है। जो ह्यूमन एरर पॉसिबल है उसमें, वो नहीं दिखता। ह्यूमन के साथ जो एरर, एक पॉसिबिलिटीज होती है कि यार इंसानी गलत हो जाता है, मशीन्स में वो नहीं दिखते। बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं मशीन्स, अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया जाए उन्हें तो इसकी वजह से मेडिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे एडवांस लेवल के मशीनों का, जो चीज़ों को हैंडल कर सके। तो उस पर 15 से 13% कर दिया गया है। फिर आते हैं कि एरोस्पेस पार्ट, एफएटीए के साथ एरोस्पेस कंपोनेंट पे टैरिफ कम किया गया है। और जो एरोस्पेस मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है एरोस्पेस की, उसमें अगर कोई कंपोनेंट्स मान लो जो मैन्युफैक्चर कर रही है यूके, और वहाँ से हमें इंपोर्ट करना, तो अभी तक उस पर ह्यूज टैरिफ लगाया जाता था क्योंकि वो फॉरेन कंपनी से आ रही है, फॉरेन कंपनी बेचने वाली है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन दूसरा है, तो उस पर एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी इतना लगेगा, ये इतना टैक्स लगेगा। उस पर थोड़े कम किए गए हैं एरोस्पेस वाले, क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल सेगमेंट में आता है कि एरोस्पेस अगर किसी ने रोक दिया तो भाई आपके फ्लाइट्स वगैरह अगर सारे पूरे देशों ने नहीं रोक दिया और हम नहीं उसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए एग्रीमेंट किया जाता है कि भाई अभी हमारे पास अगर मान लो ये टेक्नोलॉजी नहीं है प्रोड्यूस करने की, तो हम इसे दूसरे देश से ले लेंगे। अब वो मान लो कि 4 लाख, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सस्ती मतलब कोई एक मशीन है जिसका एक पार्ट महंगा आता, तो कम ही का है, लेकिन जो भेज रहा है महंगा भेज रहा है। अब मुझे ऐसे मशीन है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स चाहिए हमें, तो अगर महंगा बेचेगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें डील करके रखी जाती है अलग अलग देशों से। लाइक वाइज पेट्रोलियम, हम सिर्फ रसिया से पेट्रोल नहीं ले रहे, हम अलग अलग देश से पेट्रोल लेते हैं, ताकि जैसे जैसे ईरान पे भी जब स्ट्राइक हुआ तो लोगों ने कहा कि यार अब तो पेट्रोल का, तो हमें हमारे देश में इसका टेंशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ईरान पे डिपेंडेंट ही नहीं है। हम अलग अलग देशों से लेते हैं, वहां से हम तेल लेते रहेंगे, और एक जगह से नहीं ले रहे, हम बहुत सारे देशों से ले रहे हैं, बहुत सारे देश से लेते हैं। हमारी भी थोड़ी बहुत जो आती है, हमारे पास भी जो रिजर्व है उनमें से आती है, और बाकी ये, तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही हमारे पास ये अलग अलग कंट्री से डील करके रखते हैं, ताकि जो एडवांस और क्रिटिकल चीज़ें हैं वो हमें ब्लॉकेज ना हो जाए, कि अगर कोई देश अचानक से कहते मैं नहीं दूंगा, जैसे चाइना और यूएस कर रहे हैं। चाइना यूएस कह रहा मैं टैरिफ लगाऊंगा, चाइना कह रहा भाई तो मैं ये नहीं दूंगा, मेटल नहीं दूंगा, रेयर अर्थ। तो अब यूएस फंस गया। अब उसको करने के लिए उसको नीचे एक लेके आना पड़ेगा डील के ऊपर, कि भाई इस पे ये निगोशिएट करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। फिर मानेगा वो, नहीं मानेगा अलग बात है। तो ये आपके साथ हो सकती है, वेपनाइज किया जा सकता है, वेपनाइज करते हैं लोग, अगर आपके पास वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है तो अलग अलग देशों से करके आप इससे बच सकते हो। ये इंडिया ने कर लिया। कॉस्मेटिक के ऊपर सोप, परफ्यूम, शेविंग क्रीम, नेल पॉलिश पे टैरिफ है 10 से 20%। टैरिफ 10 से 20%, जीरो मतलब जो भी टैरिफ है उसको अब थोड़ा और ड्रॉप किया जाएगा, और उसके बाद ये चीज़ें आसान हो जाएगी और इम्पोर्ट करना, ठीक है, हमारे यहाँ हम मतलब वहाँ से आएगा और हम कंज्यूम कर सकते हैं। फूड्स एंड ड्रिंक पे है, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स, बिस्किट, इन सब चीज़ों पे है। इस पे भी टैरिफ जो है उसको घटाया गया है। सिल्वर जो सब इंपोर्ट करते हो लोग, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी घटाया गया है। 10 साल में जीरो टैरिफ के तरफ लेके जाने के लिए इसको मतलब लगे हुए लोग, सरकार लगी हुई है। जो इलेक्ट्रिक मशीनरी है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन्स हैं, उसके ऊपर भी टैरिफ कम किया गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो वहाँ से आने वाली है, उस पर भी टैरिफ कम किया गया है। जो हमारे लिए एक मार्केट प्लेस खुला है अलग अलग चीज़ों के लिए, उसके लिए एक मार्केट मिला है। तो दोनों लोगों का ऐसा है कि आपस में पहले तो दोनों देश अग्री किए कि भाई ये वाला पार्ट ठीक है, इस पे हम अग्री कर लेते हैं, तुम इस पे अग्री कर लो, और डील करते हैं। ये हो गया, डील हो गया, डन हो गया। दोनों देश अपना अपना काम करके घर पहुंच गए, ठीक है। अभी सॉरी प्रधानमंत्री अभी वहीं थे। तो ये सब जब मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया है यूके से, तो बीच में आता है कि यूएस से क्या चल रहा है। तो यूएस से वो चल रहा है जो यूएस ने शुरू किया। यूएस ने क्या किया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था हमारा पाकिस्तान के साथ,
यूएस ने क्या किया कि उसके साइड से या थोड़ा सा पिंच करने के लिए इंडिया को, या उसका फायदा यह था कि उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान में जो हमने ठोक दिए थे, उसको निकालने के लिए, या हमारी जो एयर सुप्रीमेसी दिखाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में, उसके F-16, उसके अच्छे अच्छे जहाज, फिर एयर डिफेंस सिस्टम सारे हमने तोड़ता दिए, तो अब वो बेचेगा कैसे? तो पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और यूएस, ये तीनों मिलके ना बहुत अच्छा एक तरीका ढूंढा इन्होंने करने के लिए, और उसके लिए ये बार बार पुश करता रहा कि और मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिस दैट, कुछ भी बोलता रहा ट्रम्प, डील डील करके। जो बोला कि मैंने डील दे के दोनों देशों को वॉर रुकवाया है, तो इंडिया ने बोला कि तो ठीक है फिर डील कर, अब करके देख लेते हैं डील क्या होता है। अब नेगोशिएशन के लिए ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वहाँ से लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो तुमने मंत्री भेजा है ना, इसे कोई और को भेजो यार, बात नहीं मान रहा है। तो हमारे साइड से जो हम नेगोशिएशन करने गए हैं ना, पीयूष गोयल साहब, वो उनकी धज्जियाँ खोल के मतलब अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ चल रही है अभी दुनिया में। और नए वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और जल्दी ही आएंगे। अब डिले थोड़ा नहीं होगा, कोशिश कर रहे हो उसी पे हम लोग काम करने का। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ रह गया हो, आपको इसमें और कुछ चाहिए, या कोई आपको लगता है कि ये इस वाले न्यूज़ पे कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट में। और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।